नमस्कार दोस्तों, भारतोदय में आपका स्वागत है। तो काफी लंबे समय के बाद कल कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। काफी इंतजार के बाद कई बार तो फेक लिस्ट भी आई, तो आप भी बचकर रहिए, फेक न्यूज से बचकर रहिए इलेक्शन में, क्योंकि कल हमने भी 3 लिस्ट देखी है जो कि फेक थी। तो लास्ट जो रात को लिस्ट आई है 11 बजे के करीब, वो सही लिस्ट थी। तो आज हम उसी पर ही चर्चा करेंगे। तो आज हम हरियाणा टिकटों की बात करेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट विनोद शर्मा जी के साथ। तो सर आप ये बताइए, जो भी ये टिकट का वितरण हुआ कांग्रेस और बीजेपी का, वो कितना सही था, कितना गलत था? देखिए, दोनों पार्टियों ने जो टिकट दी हैं, तो टिकटों में काफ़ी समीकरण बैठाए जाते हैं और कई बार जगह पे ऐसा जिताऊ कैंडिडेट होता है, उसकी टिकट कट जाती है, तो उसमें पार्टियां कई बार मजबूर होती है काटने के लिए। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा सीटें हैं और बराबर लगभग कास्टी जो है, तो एक विधानसभा से एक ही जाति के 2 या 3 पे जिताऊ कैंडिडेट कई बार दिखने लग जाते हैं। तो वहाँ पे पार्टी अगर एक विधानसभा पे एक जाति के एक व्यक्ति को टिकट दे देती है, बाकी 4 में उसका नंबर आना बड़ा असंभव सा हो जाता है। तो ऐसे कई लोगों की टिकट कट जाती है। तो इस प्रकार से, लेकिन इस सारे विषय में कल जो देखा गया, एक बीजेपी में रामविलास शर्मा की जो महेंद्रगढ़ से जो टिकट कटी, वो एक बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि रामविलास शर्मा कोई बीजेपी के स्तंभ रहे हैं। अगर हरियाणा में कोई पिछले 20-25 साल, 30 साल भी कहूँ, उसमें अगर किसी का नाम बीजेपी के रूप में जाना जाता है तो वो रामविलास शर्मा है। अब रामविलास शर्मा का टिकट कटना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कल रामविलास शर्मा ने ऐसे पर्चा भरा था और उसने कल यही कहा था कि मैंने जो है बीजेपी से मैं पर्चा भर रहा हूँ, और बीजेपी की ही उन्होंने बात की थी, मोदी जी की नीतियों की बात की थी। लेकिन जब शाम को 3 जो बची हुई सीट उसमें टिकट आई, तो उसमें रामविलास शर्मा की टिकट नहीं थी। अब आज उसके विषय में क्या होने वाला है, रामविलास शर्मा वहाँ आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या पार्टी हाईकमान उनको मना लेगी, ये एक बड़ा विषय है। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस और बीजेपी में से किसने ज्यादा अच्छी टिकट दी है, किसने ज्यादा दी है अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है? टिकटें जो देखी गई है मैंने, कांग्रेस ने भी अच्छी टिकटें दी हैं। मैंने सारी लिस्ट जो है शुरू से देखी है, अच्छी उसने कॉम्बिनेशन बनाया है टिकटों का। और बीजेपी ने भी अच्छी दी है, लेकिन बीजेपी में क्या है कि विरोध कुछ ज़्यादा हुआ है। तो 10 साल में सत्ता में है, इसलिए विरोध होगा इतना। कांग्रेस ने इसीलिए ना रात को लगभग पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, लास्ट दिन, अंतिम दिन में टिकट डिक्लेयर कर लिया। अंतिम दिन मतलब जिस दिन नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, रात 12 बजे का मतलब जो है 12 तारीख ही होगी लगभग, और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन लगभग 12 तारीख को कह सकते हो। 11:30 बजे या 12 बजे टिकट डिक्लेयर हो रही है, तो वो 12 तारीख को समझो टिकट डिक्लेयर हुई है और 12 ही आखिरी दिन है। ऐसा कभी मैंने तो नहीं देखा पिछले 30-35 साल में, कोई पहले मैंने नहीं देखा कि 40 टिकट अंतिम समय में डिक्लेयर होना। तो शायद उन्होंने यही देखा होगा कि शायद आखिरी दिन में विरोध थोड़ा कम हो जाए, इसे लिस्ट उन्होंने बना ली होगी, तो ऐसा उन्होंने किया है। रात तो जो है 12 बजे 1 बजे तक मेरे को लगता है लोग जाग रहे थे। 11 बजे किसी की मेरे पास लिस्ट आई, मैंने देखी तो फेक थी वो। फिर उसके बाद 11:30 बजे के आसपास लिस्ट जो है वो असली लिस्ट कांग्रेस की आई थी, जिसमें जो टिकटों का उनका जो समय था, इंतजार था कांग्रेस वालों का, जो सांस जहां रुकी हुई थी, तो उनकी सांस, जिसकी टिकट मिल गई उसकी सांस जो है अच्छी चल गई, जिसकी कट गई तो उसकी रुक गई। तो अब हम बात करेंगे टिकट्स में किन किन कैंडिडेट्स के बीच में ज्यादा मुकाबला रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करनाल जिले की। तो सर आप बताइए, किन किन कैंडिडेट्स पे दिखाई दे रहा है कि उनकी कांटे की टक्कर होने वाली है? करनाल जिले में 5 विधानसभा हैं। 5 विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है, अगर असंध की बात को छोड़ दी जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं करनाल जिले की। अब करनाल विधानसभा पे कांग्रेस ने जो टिकट दी है वो है स्मिता सिंह, जो पहले भी 10 साल वो एमएलए रही है कांग्रेस की सरकार में। और उसके बाद एक जो चुनाव हुए 2014 में, तो वो यहाँ से कैंडिडेट नहीं थी, उनको टिकट कहीं और से दी गई थी। तो और इसी तरह से दूसरे जो कैंडिडेट हैं जगमोहन आनंद जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। और जो करनाल की जो सीट है, वैसे सीएम सिटी पहली बार जो थी सीएम सिटी थी 10 साल में, अब सीएम सिटी का दर्जा इसका जो है खत्म होने वाला है। तो लेकिन सीधा सीधा जो मुकाबला रहेगा, कैंडिडेट तो और भी होंगे 2-4
कहीं से कोई ज़्यादा होंगे, कोई पार्टी आम आदमी पार्टी वगैरह से, लेकिन सीधा सीधा यहाँ नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है बीजेपी सुमित्रा और सिंह। कांग्रेस के बीच में। हाँ बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और आज अगर हम ये कह दें कि इसमें वो कैंडिडेट जीतेगा या वो जीतेगा, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कैंडिडेट में फाइट अच्छी रहेगी। हाँ इतना जरूर है कि सुमित्रा सिंह को जो कांग्रेस ने टिकट दी है, वो एक शहर में जनता की आवाज़ पे शायद टिकट वो थी आवाज़। अब जितना ना जितना वो वोटों में परिवर्तित होना ना होना, ये मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन लोगों की आवाज़ थी कि सुमित्रा सिंह को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो वो सीट निकाल देगी। मतलब उनके सपोर्टर्स काफी दिखाई दे रहे हैं इसमें। फोटोस काफी नहीं, आम लोगों की ये बात करने की थी भाई, वो कांग्रेस की टिकट पे अगर आती है तो वो ये सीट निकाल देगी। अब कौन निकाल लेगा नहीं निकाल लेगा वो तो आने वाले समय बताएगा। और अभी जो चुनाव चलेगा, आज पहला दिन नॉमिनेशन का ही दिन है, लेकिन अभी तो ये जनता की आवाज़ बता सकते हैं जो चुनाव से पहले की है, तो ये मुकाबला कड़ा होने वाला है। इसी तरह से अगली जो सीट है, दूसरी सीट पे इंद्री जो विधानसभा है करनाल की, जिसमें कांग्रेस ने टिकट दी है राकेश काम्बोज को, और भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है वो है रामकुमार कश्यप जी, से पूर्व विधायक है, वहाँ पे विधायक रहे हैं। अब वहाँ पे अगर मुकाबले की बात की जाए, मुकाबला वहाँ भी आमने सामने का ही होने वाला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन वहाँ भी राकेश काम्बोज के बारे में मैं उसको भी जनता की आवाज़ ही कहूँगा। फर्स्ट नंबर पे जिससे पूछा जा रहा था कि वो राकेश काम्बोज का ही केवल नाम जो है वहाँ उसमें हल्के में लिया जाता था कि अगर उसकी टिकट हो, जिताऊ कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। और अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात करूं कि वहाँ एज देने की बात है, किस पार्टी को हम एज दें, तो आज की तारीख में मैं एज जो है उसको देख के तो ऐसा लगता है कि राकेश काम्बोज को ही एज में है जो सीट जो है। और अब कल को क्या होता है, 10 दिन बाद क्या होता है, चुनाव किधर जाता है, वो चुनाव में उनकी दोनों कैंडिडेट की जो स्ट्रेटजी है वो बताएगी। तो ये इंद्री का जो है विश्लेषण है आज की तारीख का। इसके बाद आता है घरौंडा में जो टिकट है वो कांग्रेस की जो टिकट मिली है वो है वीरेंद्र राठौर जी। पहले भी वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हारे हुए कैंडिडेट थे, लेकिन पिछली बार कैंडिडेट कांग्रेस के जो है अनिल राणा जी थे, और इस बार जो है वीरेंद्र राठौर हैं। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ कैंडिडेट हैं हरविंदर कल्याण, जो पिछले 10 साल से वहाँ पे विधायक हैं, अच्छे विधायक हैं, नरम स्वभाव के हैं, ऐसा पब्लिक के अनुसार वो लगता है। लेकिन घरौंडा विधानसभा पे भी फाइट अच्छी होने वाली है। आज थोड़ा जाति का चुनाव में जो चलता है, जाति का कोई बिरादरी किसी की सपोर्ट की तरफ ज़्यादा जाती है, सभी तो नहीं जाते, कभी भी तो ज़्यादा जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर घरौंडा विधानसभा पे जाट कम्युनिटी से अगर कोई कैंडिडेट ठीक नहीं आया, मतलब अच्छा कोई कैंडिडेट बड़ा नहीं आया, तो वहाँ पे ये राठौर भी जो है एक जिताऊ कैंडिडेट हो जाएंगे। हाँ अगर जो है बीच में कोई नरेंद्र सांगवान वहाँ टिकटार्थी थे और एक आधा और भी कोई टिकटार्थी था, अगर उसमें से कोई कैंडिडेट आ गया तो फिर वो एक बरादरी की वोट ले जाता है, जबकि बरादरी जो जाट बरादरी की जो वोट है, ऐसा लगता है इस चुनाव में कि वो ज़्यादा झुकाव उनका कांग्रेस की तरफ है। तो अगर ऐसा हुआ और वहाँ पे सीधी सीधी दोनों की टक्कर हुई और कोई जाट बरादरी से कोई कैंडिडेट ही नहीं आया, तो मैं फिर तो जो है ये कांटे की टक्कर होने वाली है। फिर ये सीट हरिंदर ग्रांट के लिए इस बार जितना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद जो है नीलो खेड़ी की बात की जाए तो वहाँ पे कांग्रेस से है धर्मपाल गोंदर, पूर्व विधायक हैं, और जिसमें दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी से भगवान दास कबीरपंथी, वो धर्मपाल गोंदर से पहले विधायक थे, उनको पूर्व विधायक कहेंगे। तो उन दोनों के बीच में मुकाबला रहने वाला है। इसके अलावा तीसरा उनके बीच में कोई नहीं है, कोई तिकोना मुकाबला वहाँ होने वाला है नहीं। और उसके अंदर भगवान दास कबीरपंथी का एक नरम स्वभाव है, और नरम स्वभाव ही धर्मपाल गोंदर का शालीनता है। गोंदर धर्मपाल को तो ऐसे भी नहीं लगते कि ये कहीं खड़े हो तो ये एमएलए हैं, इस प्रकार की उनकी थोड़ी शैली रहती है। तो अब वो जनता किसको पसंद करेगी, तो आज की तारीख में मुझे अगर कोई कहे कि नीलो खेड़ी में कौन जीतने वाला है, आज की तारीख में अगर एज की बात करें तो मैं भगवान दास कबीरपंथी को देना चाहूँगा, एज की अगर बात करी जाती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे चलेगा फिर किधर क्या कौन सी बरादरी किधर मोड़ लेती है, कौन सा जो है मुद्दा हैवी होता है, बड़े बड़े कैंडिडेट जो दोनों बड़े बड़े जो अपने पार्टी के जो नेता हैं वो
रैलियां होंगी बड़ी बड़ी, तो उसमें किससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये चुनाव भी ना अब जो है ये ऊपर नीचे होने लग गया है। जैसे कोई खेल चलता है, मैच चलता है, मैच की तरह चुनाव चलता है भी, किसी का अब माहौल किसका है, लास्ट में किसका हो जाता है, थोड़ा माहौल से ही हम अंदाजा लगाते हैं। तो इस तरह से जो आज जो मैंने बहुत जगह बात की पिछले कई दिन से लोखेड़ी में, तो उसमें जो कुल मिला के ये निकलता है कि एज मैं उसमें भगवान दास कबीरपंथी को दे रहा हूँ इस वजह से अभी तक। तो फिर बात आती है असंध की। असंध जो सीट है वो एक बड़ी अजीब सी सीट है पिछले कई बार से। उसमें क्या है असंध पे, उसमें कैंडिडेट बहुत हो जाते हैं, अपनी अपनी बरादरी के सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, और वहां पे कम वोट में ही एमएलए बन जाता है। ज्यादा वोट की बजाय ना कम इसमें, या 15% वोट लेनी होती है जमानत जब्त बचाने, अपनी जमानत बचाने के लिए। वहां एक बार जिलेराम एमएलए बने, उस पर 15% वोट ही नहीं आई, मतलब जमानत जब्त थी। ये मैंने पहली बार इतिहास में शायद हरियाणा में होगी एक ऐसी सीट असंध की जहां पे विधायक बने और उनकी जमानत जब्त थी। क्योंकि वहां पे अगर 1.5 लाख वोट पोल होंगे, लगभग अंदाजा मेरा ये है, तो उसमें शायद 40,000 रुपये एमएलए बन जाएगा। 40,000 ले लीजिए इसने, शायद ऐसा लगता है हर बार की अगर तुलना की जाए तो क्योंकि उसमें कोई 15,000 वोट ले लेता है, कोई 18,000 वोट ले लेता है, कोई 10,000 वोट ले लेता है, कोई 12,000 वोट ले, 5-7 कैंडिडेट तो ऐसी वोट खराब कर देते हैं, उसमें से 50,000 वोट तो 70,000 वोट तक ऐसी चली जाती हैं। तो मुकाबला बाकी 70,000 जो रहेगी उनमें रह जाता है। इस बार भी मुझे तो वहां पे ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है वो है योगेंद्र राणा जी, हमारे उसके थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और उधर जो टिकट दी गई है शमशेर सिंह गोगी को कांग्रेस के द्वारा, वो पूर्व विधायक हैं। और दूसरे नंबर पे वहां पे पिछली बार भी नरेंद्र राणा जो बीएसपी से आए थे, उन दूसरे नंबर पे आए थे, वो आ रहे थे। इस बार उसके लड़के को टिकट दी गई है, क्योंकि उसकी वो बीमार है और बीमारी कारण उनकी टिकट जो उनके लड़के को दी गई है। अगर उनका समाज और वो बीएसपी का वोट वो उन पे टिक गया तो वो एक कांटे की टक्कर फिर दोबारा देंगे। अगर वही वोट उस पर आई तो फिर वो मुकाबले में आएंगे। तो तिकोना मुकाबला तो यही बन जाता है तीनों का। लेकिन इसी तरह से तीसरे नंबर पर पिछली बार आए थे जिलेराम शर्मा जी, आजाद उम्मीदवार थे वहां पे, वो उन्होंने भी नॉमिनेशन जो है कल भर दिया है। तो अगर वो भी अपना पिछला चुनाव की तरह से वो चुनाव उनका उठ गया तो चौथे मुकाबले में आ जाएंगे। और हो सकता है कोई ना कोई वहां रोड बरादरी से कोई कैंडिडेट आ गया, अपनी बरादरी में वो भी वोट ले जाएगा। काफी सारे कैंडिडेट्स के बीच में हाँ, संध में तो यही होने वाला है, पांच कैंडिडेटों के बीच में मुकाबला होने वाला है। अभी वहां ये नहीं कह सकते कौन सा कैंडिडेट जीता हुआ है। लेकिन अगर वहां भी अगर बात करें, अब जाट कम्युनिटी से कोई कैंडिडेट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, अगर वहां से कोई जाट कम्युनिटी से कैंडिडेट आ गया तो फिर 6 में मुकाबला हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जाट कम्युनिटी से अगर नहीं कोई भी आया कैंडिडेट ना, तो फिर वहां कांग्रेस एज में है इस टाइम। और अगर वहां से कोई कैंडिडेट आ जाता है फिर मुकाबला में सारे मुकाबले में आ जाएंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो एक सोचने वाली बात होगी। असंध के बारे में भी कोई निष्कर्ष तो किसी भी सीट पे भी नहीं निकल रहा है, लेकिन अभी कोई उसमें ये नहीं कह सकते, मुकाबला नहीं बता सकते वहां किस के बीच होना है। असंध पे तो काफी सारे उम्मीदवार हैं, काफी सारे उम्मीदवार हैं और अच्छी वोट लेने वाले उम्मीदवार हैं, तो इनका अंतर भी कम रहता होगा। अंतर भी वहां तो जितते ही 1000 वोटों से, 500 वोटों से, 2,500 वोटों से, या 40,000 वोटों से, 50,000 वोटों से, या 20,000 30,000 से, तो वहां सुनने को नहीं आता है असंध पे, ऐसा रहता है। दोस्तों, अभी हमने आपको आज करनाल के बारे में बताया है, तो इसी प्रकार से अगली बार हम किसी दूसरे जिले के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन वहां पे जो है कैंडिडेट्स हैं और किस प्रकार किस के बीच में जो मुकाबला होने वाला है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि इलेक्शन के टाइम पे आप फेक न्यूज से बचे रहिए, जिससे हम मिसलीड हो जाते हैं और हमें गलत न्यूज में हमारा ध्यान चला जाता है। तो बने रहिए, ऐसे ही अपडेट अगर आपको देखनी है, ऐसी आप न्यूज देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, देखते रहिए भारत उदय।